कंट्रोल सेटिंग्स के अंदर हम लोग को दो ऑप्शन मिलता है, एक बेसिक कंट्रोल और एक एडवांस कंट्रोल का। और इस वाले वीडियो में हम लोग एडवांस कंट्रोल के बारे में जानने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फीचर्स का सबसे पहला वाला सेटिंग यूनिवर्सल मार्क का है। यूनिवर्सल मार्क को इनेबल करके खेलने से आपकी स्क्रीन में कुछ ऐसा बटन शो होगा, इससे आप कोई भी चीज में मार्क लगा सकते हो। आप हेल्थ किट में मार्क लगा सकते हो, आप व्हीकल में मार्क लगा सकते हो, आप सप्लाईज में मार्क लगा सकते हो। I got supplies. जिस भी चीज में आपको मार्क लगाना है, बस क्रॉस हेयर को उसके तरफ करके यूनिवर्सल मार्क में टैप कर दो, उस चीज में मार्क लग जाएगा। ये मार्क आपके गेम में 30 सेकंड तक रहता है। इस मार्क को फॉलो करके आप या आपके टीममेट उस चीज के एग्जैक्ट लोकेशन में पहुंच सकते हो। पुचंग की यासना पोलाना वाले जगहों में जहाँ पर बहुत सारे घर रहते हैं, वहाँ पर ये मार्क बहुत काम में आता है। यूनिवर्सल मार्क को एनेबल के साथ साथ यूज करके भी खेलना, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर इसे एनेबल तो करके रखता है लेकिन यूज नहीं करता है गेम में ज्यादा। फीचर्स का दूसरा वाला सेटिंग है हेडशॉट साउंड इफेक्ट का। क्रश की आवाज जितनी प्यारी होती है उतनी ही प्यारी आवाज निकलती है जब आप एनिमी के हेड में गोली मारते हो। सुनाई पड़ा? इसको एनेबल करके ही खेलना। फीचर्स का तीसरा वाला सेटिंग है जंप एंड क्लाइंब का। इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलता है, सेपरेट और मर्ज का। अगर आप इसे मर्ज में करके खेलते हो तो आपको गेम में एक ही जंप बटन मिलता है, जिससे आप जंप और क्लाइंब दोनों कर पाओगे। यहाँ क्लाइंब का मतलब दीवार चढ़ना हुआ। और अगर आप इसे सेपरेट में करके खेलते हो तो आपको दो जंप बटन मिलता है, एक ये और एक ये। इस वाले जंप बटन के साथ आप जंप और क्लाइंब दोनों कर पाओगे, लेकिन इस वाले जंप बटन के साथ आप खाली जंप कर पाओगे, आप क्लाइंब नहीं कर पाओगे। मैं अभी इसे सेपरेट में करके खेलता हूँ, क्योंकि पहले जब मैं इसे मर्ज में करके खेलता था तो एनिमी को मारने के लिए मैं जंप मारता था और मैं दीवार चढ़ने लग जाता था। क्योंकि जब आप इसे मर्ज में करके खेलते हो तब आपको एक ही जंप बटन मिलता है, जिससे आप जंप और क्लाइंब दोनों कर पाते हो। इसीलिए जब भी मेरे सामने दीवार होता था तो मैं उसको चढ़ने लग जाता था और एनिमी को मेरा फ्री किल मिल जाता था। इसीलिए मैं इसे सेपरेट में करके खेलता हूँ। जब मैं एनिमी के सामने होता हूँ तब मैं इस वाले जंप बटन का इस्तेमाल करता हूँ, और जब मुझे कंटेनर या दीवार चढ़ना होता है तब मैं इस वाले जंप बटन का इस्तेमाल करता हूँ। इससे मुझे एक चीज का तो सिक्योरिटी होता है कि मैं दीवार चढ़ते हुए तो एनिमी से नहीं मार खाने वाला। अब अगला वाला सेटिंग है मर्जिंग, क्राउचिंग एंड लेइंग प्रोन का। इसको जैसे आप एनेबल करोगे आपका लेटने वाला बटन गायब हो जाएगा, तब आप क्राउच बटन से ही क्राउच और लेट पाओगे। जब आप क्राउच बटन में टैप करके होल्ड करके रखोगे तब आप लेट पाओगे, और जब आप क्राउच बटन में जल्दी जल्दी टैप करके उंगली हटाओगे तब आप क्राउच कर पाओगे। आप इसको डिसेबल करके ही खेलना, क्योंकि क्राउच तो सही करता है लेकिन लेटता बहुत धीरे से। आप डिफरेंट देख ही सकते हो। अब अगला वाला सेटिंग क्विक थ्रो का है। नॉर्मली हम लोग नेड या मोली कैसे करते हैं? पहले इस वाले बटन में टैप करते हैं, फिर सिलेक्ट करते हैं नेड या मोली जो भी करने का रहता है, फिर फायर वाले बटन में टैप करके नेड या मोली थ्रो कर देते हैं। क्विक थ्रो को एनेबल करके खेलने से आप इस वाले बटन में टैप करके डायरेक्टली नेड या मोली थ्रो कर पाओगे। ये फास्ट तो है लेकिन हमें और ज्यादा फास्ट होना है। और ज्यादा फास्ट होने के लिए हम लोगों को थ्रोएबल क्विक विली के बारे में जानना पड़ेगा। मान लीजिए मुझे इस घर में पहले नेट करना था, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस घर में मोली करने से ज्यादा इफेक्टिव होगा, तो मैं क्या करूंगा? थ्रोएबल क्विक विली को थ्रो में करके खेलने से मैं सिंपली इस वाले बटन में टैप करके होल्ड करूंगा, फिर मैं मोली को सिलेक्ट करूंगा। जैसे मैं मोली को सिलेक्ट करूंगा, देखिए ये मोली को थ्रो करने लग जाएगा, और मैंने इस घर में मोली कर दिया। आप खुद ही बताइए कितना इफेक्टिव और टाइम सेविंग है। अगर आप थ्रोएबल क्विक विली को स्विच में करके खेलते हो तो आप नेट से मोली, मोली से स्मोक स्विच कर पाओगे, लेकिन थ्रो नहीं कर पाओगे। और एक बात, अगर आप थ्रोएबल क्विक विली को थ्रो में करके खेलते हो तो आपको क्विक थ्रो को डिसेबल करके खेलना पड़ेगा। अगर आप क्विक थ्रो को एनेबल करके खेलते हो तो आप जैसे इस वाले बटन में टैप करोगे, देखिए ये थ्रो करने लग जाएगा। आपको टाइम ही नहीं देगा स्विच करके थ्रो करने का। अब दूसरा वाला सेटिंग है ऑटो जंप का। इसको एनेबल करके खेलने से आप जब प्लेन में होंगे तब आपको कुछ ऐसा बटन शो होगा। ये ऑटो जंप का बटन है। इसको क्लिक करके आपको जहां उतरना है वहां पर मार्क लगा दो। आपका प्लेन जब उस मार्क में पहुंचेगा तब आप ऑटोमेटिक जंप कर जाओगे। बस एक दिक्कत है, एनिमी लोग 234 की स्पीड में उतरता है और आप 150 to 160 के स्पीड में। पैराशूट खुलने के बाद ऐसा लगता है कि आप हवा में अटक ही गए हो। नीचे एनिमी लोग आपस में मारपीट करके दूसरा गेम स्टार्ट भी कर देता होगा और आप तब तक पैराशूट ही में होते हो।
अब अगला वाला सेटिंग है टैप टू मार्क लोकेशन का। इसको इनेबल करके खेलने से आप बिना मैप खोले यहीं से मार्क लगा सकते हो। सपोज मुझे नोवो में मार्क लगाना है तो मैं सिंपली नोवो में टैप करूंगा और देखिए मैप खोल के मेरा मार्क नोवो में लग जाएगा। अब चलिए मुझे मिलिट्री बेस में मार्क लगाना है तो मैं सिंपली मिलिट्री बेस में टैप करूंगा और देखिए मैप खोल के मेरा मार्क जो थोड़ी देर पहले नोवो में था वो अभी मिलिट्री बेस में लग चुका है। ये सेटिंग अच्छा तो है लेकिन आप इससे एक्यूरेट मार्क नहीं लगा सकते जितना एक्यूरेट मार्क आप मैप खोल के लगा सकते हो। मैं तो इसे डिसेबल करके खेलता हूँ। अब अगला वाला सेटिंग है थ्रो कंज्यूमेबल का। इसको इनेबल करके खेलने से आप अपना हेल्थ किट थ्रो कर पाओगे। पहले सिलेक्ट करो कौन सा हेल्थ किट आपको थ्रो करना है, फिर जहाँ पर नेट मोली रहता है वहाँ पर आपको कुछ ऐसा ऑप्शन दिखेगा। उसको सिलेक्ट करने के बाद आप फायर वाले बटन में टैप करके अपना हेल्थ किट को थ्रो कर पाओगे। अगर आप इसको डिसेबल करके खेलते हो तब आपको ये वाला ऑप्शन नहीं दिखेगा। ये बहुत ही काम में आता है, आप इसको हमेशा इनेबल करके ही खेलें। अगला वाला सेटिंग है ट्रांसपेरेंट यूआई का। जब आप इस वाले बीजीएमआई के लोगो में टैप करके होल्ड करोगे तब देखिए आपका जितना सारा बटन है सब गायब हो जाएगा। बटन को फिर से वापस में लाने के लिए आपको फिर से इसमें टैप करके होल्ड करना पड़ेगा। ये बेस्ट है उन्हीं लोगों के लिए जो लोग अपना गेम प्ले रिकॉर्ड करना चाहते हैं, अपना बटन्स नहीं। अब अगला वाला सेटिंग है स्लाइड का। ये एक TDN का सेटिंग है, इसीलिए देखिए साइड में एरिना बोल के लिखा हुआ है। TDN में जब आप स्प्रिंट मार के क्राउच बटन में टैप करते हो तब आप स्लाइड मारने लग जाते हो। मैं इसे डिसेबल करके खेलता हूँ क्योंकि क्लासिक मैच में अभी तक स्लाइड मारने का ऑप्शन आया नहीं है। जिस दिन क्लासिक मैच में स्लाइड मारने का ऑप्शन आ जाएगा उस दिन मैं TDN में भी स्लाइड मार के खेलना शुरू कर दूंगा। अब अगला वाला सेटिंग है FPP स्वैप का। इसको इनेबल करके खेलने से आप TTP मैच में FPP करके खेल पाओगे इस वाले बटन के मदद से। इसे डिसेबल करके खेलने से आप TTP मैच में FPP करके नहीं खेल पाओगे क्योंकि ये वाला बटन गायब हो जाएगा। अब अगला वाला सेटिंग है FPP डायनेमिक होल्ड का। इसको इनेबल करके खेलने से आपका गन का पोजीशन नॉर्मल से बहुत ही नीचे रहता है। आप डिफरेंस देख ही सकते हो गन का पोजीशन का। इससे आपको बेटर व्यू मिलता है सामने का, जिससे आपको क्लोज रेंज में बंदे मारने में आसानी होगा। अब अगला वाला सेटिंग है थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव का। इसको आप जितना बढ़ाओगे उतना आपका वाइड एंगल बढ़ेगा। आप डिफरेंस देख ही सकते हो व्यूइंग एंगल का। अगर आप लो एंड डिवाइस में खेलते हो तो आप इसको जितना हो सके उतना कम में करके खेलो। इसको आप जितना बढ़ाओगे उतना आपका व्यू बढ़ेगा। जितना आपका व्यू बढ़ेगा उतना आपका प्रोसेसर को रेंडर करवाना पड़ेगा। जितना आपका प्रोसेसर को रेंडर करवाना पड़ेगा उतना ही आपका फोन हगेगा एनिमी के सामने। इसीलिए इसको जितना हो सके कम में करके खेलना। मैं IQ Neo 6 में खेलता हूँ, इसका प्रोसेसर बहुत ही अच्छा है, तब भी मैं इसको एकदम कम में करके खेलता हूँ। अब अगला वाला सेटिंग है स्प्रिंट सेंसिटिविटी का। इसको आप जितना बढ़ाओगे उतना कम ड्रैग करना पड़ेगा आपके जॉयस्टिक को स्प्रिंट में भागने के लिए। इसको आप जितना कम में करके रखोगे उतना ही ज्यादा ड्रैग करना पड़ेगा आपके जॉयस्टिक को स्प्रिंट में भागने के लिए। मैं इसे मैक्स में करके खेलता हूँ। फीचर्स का आखिरी वाला सेटिंग है फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव का। ये एकदम थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव का तरह ही है। इसको आप उतना ही करके रखना जितना आप थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव का किया हुआ है। अगर आप इसे थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से अलग करके रखोगे तब जब आप TTP मैच से FPP मैच में स्वैप करोगे या फिर कभी FPP मैच खेलोगे तब आपका FPP मैच का व्यू अलग रहेगा TTP मैच से। इससे आपको गेम खेलने में दिक्कत आ सकता है, इसीलिए इन दोनों को सेम करके रखना। असिस्ट फीचर्स का सबसे पहला वाला सेटिंग एम असिस्ट का है। एम असिस्ट तभी काम करता है जब आप फायर करते हो। इसको इनेबल करके खेलने से अगर आपका एम एनिमी के तरफ ना भी हो, जैसे आप फायर करना स्टार्ट करोगे आपका एम ऑटोमेटिक एनिमी के तरफ चला जाएगा। देख सक रहे हैं कैसे मेरा क्रॉसहेयर एनिमी के तरफ चला जा रहा है। ये एक बहुत ही कमाल का सेटिंग है। मैं तो कहूंगा इसे सबको इनेबल करके खेलने का, लेकिन आप में से जो लोग बड़े बड़े कस्टम टूर्नामेंट्स खेलना चाहते हो वो लोग एम असिस्ट को ऑफ करके खेलना चालू कर दो, क्योंकि बड़े बड़े कस्टम टूर्नामेंट्स में एम असिस्ट ऑफ रहता है। अब अगला वाला सेटिंग है मेन स्क्रीन ऑटो मार्क का। ये एक मोड आया था गेम में, उसका सेटिंग है। अभी ये मोड नहीं है, सिर्फ सेटिंग है उसका, तो इसको इनेबल करो या फिर डिसेबल कोई फर्क नहीं पड़ता गेम में। अब अगला वाला सेटिंग है ऑटो मार्क हिट लोकेशन का। इसको इनेबल करके खेलने से आप या आपका टीममेट एनिमी को डैमेज पहुंचाता है गन फायर से, जिस जगह एनिमी को गोली लगता है वहां पर ऐसा मार्क लग जाता है। इससे आपको बंदे का एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाता है। ये बहुत ही काम का सेटिंग है, इसको इनेबल करके ही खेले। अगला वाला सेटिंग है हीलिंग प्रॉम का। इसको इनेबल करके खेलने से जब आपका हीलिंग कम रहता है तब आपको कौन सा हीलिंग मारना चाहिए यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज होके शो हो जाता है। देख रहे हैं कैसे चेंज हो रहा है ये। अब अगला वाला सेटिंग है कंटिन्यूअसली यूज बैंडेजेस का। इसको इनेबल करके खेलने से आप एक बार बैंडेज मारिएगा, जब तक आपका हीलिंग नॉर्मल नहीं हो जाता ये बैंडेज मारता रहता है। ये बहुत ही काम में आता है, इसको इनेबल करके खेलिएगा। इसके बाद वाला सेटिंग है ऑटो ओपन डोर्स का। इसको इनेबल करके खेलने से आप जब डोर के सामने जाओगे तब आपके सामने का डोर ऑटोमेटिक खुल जाएगा, लेकिन बंद आपको खुद करना पड़ेगा। ये भी बहुत काम का सेटिंग है, इसको भी इनेबल करके ही खेलें।
अब अगला वाला सेटिंग है ब्लॉक साइट वार्निंग का। इसको इनेबल करके खेलने से आपका क्रॉस हेयर ब्लॉक साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं समझाता हूँ कैसे। सपोज आपको दीवार के उस पार के एनिमी को मारना है, अगर आपका गोली उस पार नहीं जाएगा तब आपका क्रॉस हेयर ब्लॉक साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपका गोली दीवार के उस पार के एनिमी को लग भी रहा है कि नहीं। ये बहुत ही काम का सेटिंग है, इसको इनेबल करके ही खेलें। अब अगला वाला सेटिंग है डिफॉल्ट पैराशूट फॉलो का। इसको इनेबल करके खेलने से आपको कोई टीममेट फॉलो भेजे या ना भेजे, आप ऑटोमेटिक कोई एक टीममेट को फॉलो कर लोगे। अब आप किस पर्टिकुलर टीममेट को फॉलो करोगे ये सिस्टम डिसाइड करता है। अगर आप इसे डिसेबल करके खेलते हो तब आप टीममेट को ऑटोमेटिक कैसे फॉलो करोगे? टीममेट को फॉलो करने के लिए टीममेट को आपको फॉलो भेजना पड़ेगा, तब जाके आप उसको ऑटोमेटिक फॉलो कर पाओगे, नहीं तो आपको खुद से टीममेट को फॉलो करना पड़ेगा। अब अगला वाला सेटिंग है हॉरिजॉन्टल स्वैप एक्सीलरेशन का। इसको इनेबल करके खेलने से आप जितना स्पीड में अपना स्क्रीन को ड्रैग करोगे आपका स्क्रीन उतना ही स्पीड में घूमेगा। अगर आप धीरे से ड्रैग करोगे तो आपका स्क्रीन धीरे से घूमेगा, अगर आप जल्दी से ड्रैग करोगे तो आपका स्क्रीन जल्दी से घूमेगा। अगर आप इसे डिसेबल करके खेलते हो तब आप अपना 30% नो स्कोप का सेंसिटिविटी जितना करके रखे थे उतना ही स्पीड में घूमेगा। अब अगला वाला सेटिंग है जायरोस्कोप का। एडवांस कंट्रोल का सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है जायरोस्कोप का। चलिए इसके बारे में जानते हैं। जायरोस्कोप को ऑलवेज ऑन में रख के खेलने से आप अपना फोन को जिस भी डायरेक्शन में हिलाओगे आपका क्रॉस हेयर उसी डायरेक्शन में हिलेगा। अगर आप पहली बार जायरोस्कोप के बारे में सुन रहे हो तो आपको ये एक नॉर्मल सा सेटिंग लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस गेम का सबसे डिफिकल्ट हिस्सा रिकॉइल कंट्रोल और एम शिफ्ट का है। आप जायरोस्कोप के मदद से इन दोनों को आराम से कंट्रोल कर पाओगे। जायरोस्कोप को स्कोप ऑन में रख के खेलने से आप जब स्कोप ऑन कीजिएगा तभी आपका जायरो वर्क करेगा। स्कोप बंद करने से आपका जायरो डिसेबल हो जाएगा। अगर आप जायरोस्कोप को डिसेबल करके खेलते हो तो आप स्कोप ऑन कीजिए या फिर जंगल में लेट जाइए, आपका जायरो काम नहीं करेगा। अगला वाला सेटिंग है जायरोस्कोप रिवर्स का। अगर आप जायरोस्कोप को ऑन करके खेलते हो तभी आपको जायरो रिवर्स का ऑप्शन दिखेगा। जायरो रिवर्स को इनेबल करके खेलने से आपका जायरो उल्टा काम करेगा। जब आप फोन को नीचे करोगे तब आपका क्रॉस हेयर ऊपर जाएगा, जब आप फोन को ऊपर करोगे तब आपका क्रॉस हेयर नीचे जाएगा। ये सेटिंग बीजीएमआई क्रिएटर लोगों ने उल्टे लोगों के लिए बनाया है। मैं उल्टा नहीं हूँ तो मैं इसको डिसेबल करके ही खेलूंगा। जायरोस्कोप के बाद वाला सेटिंग है एम का। इसके अंदर आपको एम फीचर्स का सेटिंग मिलेगा। इसको इनेबल करके खेलने से आपके स्क्रीन में कुछ ऐसा बटन शो होगा। इसमें टैप करके खेलने से आपका व्यूइंग एंगल चेंज हो जाएगा, आपका बंदा स्लोली मूव करने लगेगा। ये एकदम बेकार सेटिंग है, इसीलिए इसको हमेशा डिसेबल करके ही खेलें। एडवांस कंट्रोल का आखिरी सेटिंग है रिकॉर्डिंग का। इसके अंदर आपको दो सेटिंग दिखेगा, हाईलाइट मूवमेंट का और डेट रिप्ले का। हाईलाइट मूवमेंट को इनेबल करके खेलने से आप अपने पूरे गेम का हाईलाइट देख पाइएगा। और डेथ रिप्ले में आप एनिमी के सामने कैसे हगे हो ये देख पाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।